हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिग्नल सिस्टम का एक शॉर्ट नोट्स का सीरीज, जिसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर नंबर सेकंड। तो जितने भी लोग एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ सभी लोग। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमको किसी भी सिग्नल को यूनिट स्टेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है ना। हमको उस सिग्नल को, एक सिग्नल दिया रहेगा, उसको u ऑफ t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिग्नल ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सिग्नल ऐसा कुछ है और मुझे इसको u ऑफ t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। माय सिग्नल, ठीक है। ये मेरे पास सिग्नल है, इनके मैं टाइम इंटरवल लिख देता हूं, देखना आप सभी लोग। दिस इज 0, this is -1, this is -2, and this is -3, and this is 1, and this is 2। इनका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है 2 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसका 3। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है -5। तो इसको मुझे u ऑफ t के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा देखना, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये क्या एक तरीके से यूनिट स्टेप फंक्शन है ना। और कहां से स्टार्ट हो, माइनस, माइनस मतलब होता है प्लस। अगर लेफ्ट साइड मतलब क्या प्लस से स्टार्ट होगा, तो क्या बोलोगे आप इसको, कितना मैग्नीट्यूड है इसको 2, तो आप इसको बोलोगे 2। मतलब से मान लो ये सिग्नल आपका एक्स टी सिग्नल था, तो आप यहाँ पे बोलोगे एक्स टी इक्वल्स टू, क्या बोलोगे, 2 u ऑफ t प्लस 3। कहां तक पहुंच गए आप, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद आप ऊपर जा रहे हो, कितना 1 ऊपर जा रहे हो, तो 1, तो प्लस u ऑफ t प्लस 2। आप यहां तक पहुंच गए। अब आपको नीचे आना है, कितना नीचे आना है, 3 5 8, तो हो जाएगा -8, -8 u ऑफ, कहां से ऑपरेशन है माइनस, तो प्लस हो जाएगा u ऑफ t प्लस 1, u ऑफ t प्लस 1। आप यहां तक पहुंच गए। अब आपको ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 7, तो हो जाएगा +7 u ऑफ t माइनस 1। तो इस तरीके से हम इस टाइप के सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हम किसी भी सिग्नल को रैंप के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल दिया हुआ ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इनके टाइम इंटरवल लिख देता हूँ, 0, दिस इज -1, दिस इज -2, एंड दिस इज -3। ये आपका है +1, दिस इज योर +2, एंड दिस इज योर +3। और मैग्नीट्यूड है आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए दिस इज 5 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि भाई इसका फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो। तो अगेन आप यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो कैसे करोगे वो देखो। सबसे पहले तो आप इसको बोलोगे x ऑफ t इक्वल्स टू, है ना। आपको मिला यहाँ पे रैंप फंक्शन। तो रैंप का स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 5 और बेस है इसका 1, तो 5/1 इसका स्लोप हो गया 5। फंक्शन आपका इंक्रीजिंग तो हो जाएगा क्या, +5 r ऑफ t। और फंक्शन कहां से स्टार्ट हुआ, 3 से, -3 से, तो आपका हो जाएगा ये
5 मैग्नीट्यूड मतलब आपका जो स्लोप हो गया 5 आर टी प्लस 3, यहां तक हो गया। अब ये तो रिपीट आगे बढ़ता जाएगा तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो माइनस से आप इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा -5 आर टी माइनस टी प्लस 2। आप इसको कैंसिल कर दिया, जब कैंसिल कर तो सिग्नल बीच से निकल जाएगा आपका, यहां तक आ जाएगा। अब इसके बाद आपको अगेन ऊपर लेके जाना है, तो कितना परपेंडिकुलर 5, बेस कितना है 1, तो अगेन इसका स्लोप कितना हो जाएगा 5 प्लस 5 आर ऑफ टी प्लस 1। ठीक, यहां तक पहुंच गए। अब आपको इसको पहले कैंसिल करना है, तो कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा -5 आर ऑफ टी, इतना कैंसिल हो गया। अब आपको नीचे लेके आना है, कितना नीचे लेके आना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका 10, बेस है 1, तो कितना हो जाएगा -10 आर ऑफ टी, कितना हो जाएगा -10 आर ऑफ टी। तो आप यहां तक पहुंच गए। अब अगेन इसको नीचे जाओ तो इसको कैंसिल करना पड़े, तो क्या करोगे +10 आर ऑफ टी प्लस टी माइनस 1, तो यहां तक पहुंच गए। अब इसको आपको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर कितना जाना है पास, यहां तो क्या बोलोगे +10 आर टी माइनस 1, है ना, तो ये ऊपर यहां तक आ गया। और इसको कैंसिल भी करना, तो क्या करोगे -10 आर टी माइनस 2, टी माइनस 2 तक हो गया यहां तक। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको नीचे लेके आना यूनिट स्टेप पे, तो क्या करोगे इसको -10 u ऑफ टी माइनस 3, ये इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। राहुल बोल रहे हैं सर -2 से -1 कैसे बना। अरे भाई देखो, आप जब ये ऐसे जा रहे हो तो आप कैंसिल करोगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाता है ना, आपको इसके लिए फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है राहुल, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन को आप यूनिट स्टेप फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और इसमें बताया मैंने किसी फंक्शन को आप स्टेप के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करो, मतलब रैंप के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज यहां पे आती है आपके पास क्या, कि हम लोग कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक सिग्नल कैसे बनाएंगे एंड कॉम्प्लेक्स असिमेट्रिक सिग्नल कैसे बनाएंगे, तो वो भी देख लो, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक। क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री सिग्नल कैसे होते हैं। जैसे मान लो आपको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बनाना है, तो आपको बन जाएगा एक्स सी एस इक्वल्स टू एक्स सी एस कॉम्प्लेक्स सिमेट्री ऑफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स सिमेट्री सिग्नल का फॉर्मूला। अगर कॉम्प्लेक्स असिमेट्री पूछा गया तो कैसे करोगे वो भी देख लो। अगर आपसे पूछ लिया गया क्या कॉम्प्लेक्स असिमेट्रिक सिग्नल, तो वहां पे क्या करना होगा, जहां पे प्लस था बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। कैसे देखना बताता हूं मैं। यह हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स असिमेट्रिक एक्स कॉम्प्लेक्स असिमेट्रिक सिग्नल n इक्वल्स टू एक्स ऑफ n माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम किसी भी सिग्नल को एनर्जी सिग्नल कब बोलेंगे और किसी भी सिग्नल को हम पावर सिग्नल कब बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज देखना, पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो
मैं बात करता हूं किसकी, पावर सिग्नल की। देखो पावर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी पावर जीरो से इन्फिनाइट के बीच में होती है। देखो पावर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी पावर जीरो से इन्फिनाइट के बीच में होती है। पावर सिग्नल और दो सिग्नल जिनकी पावर जीरो से इन्फिनाइट के बीच में होती है और उनकी जो एनर्जी होती है वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, ये होते हैं आपके पावर सिग्नल। पावर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी पावर जीरो से इन्फिनाइट के बीच में होगी और उनकी एनर्जी आपकी इन्फिनाइट होती है। ठीक है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो मैं देता हूं। पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। हालांकि ये फॉर्मूले का यूज नहीं होगा क्वेश्चन में कभी भी। 1/t, है ना, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ये फॉर्मूला लिख लो बस। इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी एक्स टी का स्क्वायर, डी टी। तो ये आपका पावर का फॉर्मूला है। अगर हम बोलें तो पावर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आरएमएस के बराबर होता है। अगर आप देखो तो आरएमएस का फॉर्मूला जैसे कुछ बनता था ना, तो पावर का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आरएमएस के। सॉरी, पावर इक्वल्स टू होता है किसका, आरएमएस स्क्वायर। ये आरएमएस का स्क्वायर है ना, ऐसा बनता फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो याद रखना पावर सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी पावर आपकी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगी और एनर्जी इन्फिनाइट होती है। पावर का निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है। पावर का और आरएमएस में रिलेशन क्या होता है कि पी इक्वल्स टू आरएमएस का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आपका एनर्जी सिग्नल के बारे में। हालांकि क्वेश्चन में आपसे पावर नहीं पूछता है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि जो सिग्नल दिया है वो पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल, मतलब आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है। सिग्नल देख के बताना होता है कि वो पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप आसानी से जज कर लोगे। देखो एनर्जी सिग्नल वो होते हैं जिनकी एनर्जी जीरो से इंफिनिटी के बीच में होती है। मतलब एनर्जी तो क्या होगी, फाइनाइट होगी। जीरो से इंफिनिटी के बीच में इनकी एनर्जी होती है, बट इनकी पावर जो है ना वो जीरो होती है। याद रखो एनर्जी सिग्नल्स की पावर आपकी जीरो होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलोगे, ई इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला आपका, ई इक्वल्स टू लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस टी से लेके प्लस टी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। तो ये होता है आपका एनर्जी सिग्नल निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला। खैर आप फॉर्मूले को याद जरूर रख लो लेकिन यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं, कुछ रूल्स बताने वाला हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कैसे देखना। क्या बोला मैंने, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं, देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मान के चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके ऑलमोस्ट सिग्नल सिस्टम के 10% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी मैं आपको 10% 10 मिनट में बताऊंगा उससे सिग्नल सिस्टम के 10% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। देखना पहला क्वेश्चन बनता है, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब जितने रिपीट होने वाले सिग्नल हैं वो आपके पावर सिग्नल होते हैं। मतलब साइन कॉस, है ना, जितने भी आपकी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, रिपीट होने वाले सिग्नल होते हैं, वो आपके पावर सिग्नल होते हैं। क्या बोला मैंने, ऑल
ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। ठीक है ना, जितने भी हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो हमारे पावर सिग्नल होते हैं। ठीक है, एक और याद रखिएगा, जितने भी सिग्नल हमारे फाइनाइट ड्यूरेशन वाले होते हैं, मतलब जैसे रेक्टिटी हो गया, है ना, ये ट्रायंगल टी, एक डिफिनेशन होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक, उसको हम बोलते हैं आपके क्या, हम उनको बोलते हैं आपके एनर्जी सिग्नल। जितने भी हमारे पास फाइनाइट इंटरवल वाले सिग्नल होते हैं, फाइनाइट ड्यूरेशन वाले सिग्नल होते हैं, वो सभी के सभी आपके एनर्जी सिग्नल होते हैं। क्या बोला मैंने, फाइनाइट ड्यूरेशन वाले जो सिग्नल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल होते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट ड्यूरेशन वाले जो सिग्नल होते हैं वो आपके एनर्जी सिग्नल होते हैं। एक होता है कि जितने भी हमारे अनबाउंडेड सिग्नल होते हैं, अनबाउंडेड मतलब क्या, कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे उनका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, उसको बोलता मैं अनबाउंडेड। तो जितने भी अनबाउंडेड सिग्नल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, आपका अनबाउंडेड सिग्नल का एग्जांपल मान लो रैंप सिग्नल, है ना, रैंप सिग्नल आपका एक अनबाउंडेड है। क्यों, रैंप सिग्नल आपका कहीं बताया था ना, बना के कहां बनाया था, मैं दिखाता हूं आपको। देखो रैंप सिग्नल आपका ही होता है, अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो रैंप सिग्नल आपको एक तरह से क्या माना जाता है, अनबाउंडेड सिग्नल माना जाता है। सिमिलरली आपका पैराबोलिक भी आपका क्या है, अनबाउंडेड है। तो अगर मैं बात करूं जितने भी अनबाउंडेड सिग्नल होते हैं, है ना, वो ना तो आपके पावर सिग्नल होंगे, ना ही वो आपके एनर्जी सिग्नल होंगे। तो याद रखना, अनबाउंडेड सिग्नल्स आपके ना तो पावर सिग्नल होते हैं, ना ही वो आपके एनर्जी सिग्नल होते हैं। जितने भी हमारे अनबाउंडेड सिग्नल होंगे, ना तो वो हमारे पावर सिग्नल है, ना ही वो हमारे एनर्जी सिग्नल है। मतलब वो पावर सिग्नल भी नहीं है, वो आपके एनर्जी सिग्नल भी नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन अगर मान लो कोई मेरे पास बाउंडेड सिग्नल है, मतलब कि जिनका मैग्नीट्यूड टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फाइनाइट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने, समझना। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास यहाँ पे बाउंडेड सिग्नल है, ठीक है, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बाउंडेड सिग्नल है, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जैसे कि यू ऑफ टी, है ना, जैसे कि यू ऑफ टी, ये बाउंडेड सिग्नल है क्योंकि टी टेंडिंग इन्फिनिटी इसका मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा, तो ये आपका बाउंडेड सिग्नल है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है ना, तो उनको हम बोलते हैं आपके पावर सिग्नल। क्या बोला मैंने, बाउंडेड सिग्नल विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इनफिनाइट ड्यूरेशन, वो आपके होते हैं पावर सिग्नल। ठीक है, और अगर मान लो कोई बाउंडेड सिग्नल है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट इन्फिनिटी, तो उसको हम बोलेंगे आपका पावर सिग्नल। ये शॉर्टकट्स है ना, इनके थ्रू मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, देखना भी आप लोग, है ना, मैं क्वेश्चन भी नोट करूंगा यहाँ पे, डोंट वरी। जितने भी बाउंडेड सिग्नल है विदाउट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, बाउंडेड विदाउट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आर एनर्जी सिग्नल्स। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो मैं आपको बताने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, देखना सभी लोग, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, देखना सभी लोग। है ना, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, हमको इनको जज करना है कि ये आपके पावर सिग्नल है या एनर्जी सिग्नल। जैसे पहले दिया मेरे पास यहाँ पे x ऑफ t इक्वल्स टू 4 cos t, तो ये मेरा एक पीरियोडिक सिग्नल है। कॉसाइन और साइन मेरे पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं। तो एक पीरियोडिक सिग्नल है, और किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का कोई पीरियोडिक सिग्नल आपके क्या कहलाते हैं, पावर सिग्नल कहलाते हैं। आपका क्या सिग्नल होगा, पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल,
मैं पी बस लेता हूँ, बताना आप लोग, ये आपका क्या पावर सिग्नल। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं तो इसका बताना, देखना सभी लोग, अगर मैं पूछूं आपके पास कि एक्स टी कोस्ट मेरे पास है 3 + 4 cos t, एक्स टी कोस्ट कितना है पास यहाँ पे 3 + 4 cos t, तो अल्टीमेटली ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल ही है, भले इसमें डीसी कंपोनेंट आ गया, तो है तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, पावर सिग्नल होगा, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होते हैं वो पावर सिग्नल होते हैं, पहला पॉइंट यही का था ना, तो ये भी पीरियोडिक सिग्नल, तो ये भी आपका क्या होगा, पावर सिग्नल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। अगर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे ऐसा कुछ x ऑफ टी इक्वल्स टू u ऑफ टी, अगर आपके पास दिया है x ऑफ टी इक्वल्स टू u ऑफ टी, देखो क्या u ऑफ टी पीरियोडिक सिग्नल है, नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, जब पीरियोडिक इसको हम बात नहीं करेंगे। क्या u ऑफ टी फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, नहीं, ये मेरा फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल नहीं है, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी जा रहा, तो इसकी बात भी नहीं करें। क्या ये अनबाउंडेड है, नहीं, ये बाउंडेड सिग्नल है। क्या ये बाउंडेड सिग्नल, हाँ बाउंडेड है। क्या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, हाँ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन, तो क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल, तो दिस विल बी योर पावर सिग्नल। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ना, ऐसा मत बोलना कि x ऑफ टी इक्वल्स टू ut, ये पीरियोडिक नहीं है तो पावर सिग्नल नहीं होगा, तो एनर्जी सिग्नल होगा, ऐसा नहीं। आपको बस देखना है क्या ये u ऑफ टी पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, क्या तो u ऑफ टी फाइनाइट ड्यूरेशन, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। क्या ये अनबाउंडेड है, तो हम अनबाउंडेड के बारे में बात नहीं करेंगे। क्या ये बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, हाँ तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड भी है, तो ये मेरा पावर सिग्नल। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, चलो एक और मैं क्वेश्चन लेके बताता हूं आपको। आपके पास दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू आर ऑफ टी, तो देखो आर ऑफ टी क्या आपका पीरियोडिक सिग्नल, नहीं। क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, नहीं। क्या ये अनबाउंडेड है, हाँ ये अनबाउंडेड है, तो ये ना तो पावर सिग्नल होगा ना तो एनर्जी सिग्नल होगा, ना ही ये पावर सिग्नल है ना ही आपका एनर्जी सिग्नल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास यहां पे दिया हुआ है ऐसा कुछ एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू रेक्ट टी, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू रेक्ट टी अगर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, रेक्ट टी का मतलब होता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन फाइनाइट होगा, रेक्ट टी बनाया भी था कहीं मैंने, ये बनाया हुआ है। तो देखो क्या ये पीरियोडिक है, तो बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, तो मतलब पीरियोडिक तो नहीं है। क्या ये फाइनाइट ड्यूरेशन है, हाँ भाई -1/2 से +1/2 जा रहा है, मतलब ये फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, मतलब ये एक आपका क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा, तो दिस विल बी योर एनर्जी सिग्नल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू e⁻⁻at u ऑफ टी, तो इसको क्या बोलोगे, क्या ये आपका पीरियोडिक है, नहीं है। क्या फाइनाइट ड्यूरेशन, नहीं है। अनबाउंडेड, नहीं है। क्या ये बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड तो है। क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या ये बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड है। क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नहीं है, तो क्या होगा आपका एनर्जी सिग्नल होगा, तो दिस विल बी योर एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। अच्छा, एक हमारे पास सिस्टम और होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम उसको बोलते हैं, या फिर स्टैटिक सिग्नल उसको बोलते हैं, जहां पे क्या होता है हमारे पास, जहां पे हमारे पास क्या होगा कि प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका स्टैटिक सिस्टम। प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैटिक। लेकिन अगर हमारा प्रेजेंट आउटपुट या तो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है या पास्ट में डिपेंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आपका डायनेमिक सिस्टम। तो मैं वो भी करके बताता हूं, देखना आप लोग।
किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपका, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वो सिग्नल होते हैं जहां पे प्रेजेंट आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट इनपुट डिपेंड करता है किस पे, प्रेजेंट आउटपुट ओनली, उसको बोलता हूं मैं स्टैटिक। डायनेमिक किसको बोलता हूं मैं, जहां पे प्रेजेंट आउटपुट पास्ट या फ्यूचर पे डिपेंड कर जाए, उसको मैं बोलता हूं डायनेमिक। ठीक है ना, क्या बोला डायनेमिक के लिए, क्या बोला मैंने, जो प्रेजेंट आउटपुट है वो डिपेंड करता है कहीं पे, पास्ट या फ्यूचर पे, उसको बोलता हूं मैं डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके पास बताने के लिए, है ना, एक एग्जांपल तो ले ही लेता हूं मैं आपके पास दिया यहाँ पे y ऑफ n इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x ऑफ n। तो ये देखो n आपका प्रेजेंट बताता ना, एक्स एन आपका प्रेजेंट आउटपुट है, ये प्रेजेंट इनपुट है, ये आपका प्रेजेंट इन आउटपुट है, तो ये आपका हो जाएगा स्टैटिक। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ, कैसा, y ऑफ n इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स एन माइनस थ्री, ये तो पास्ट के लगे ना, n माइनस थ्री क्या पास्ट है, तो आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है वो पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा डायनेमिक। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर जी, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे n है और यहाँ पे n है तो स्टैटिक होगा, लेकिन अगर यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे n, यहाँ पे n माइनस वन, n माइनस टू, n प्लस थ्री, तो वो आपका हो जाएगा डायनेमिक। ठीक है ना, तो याद रखना एक चीज और, डायनेमिक वालों के पास पास्ट का भी इंफॉर्मेशन है, पिछला इंफॉर्मेशन, पुराना इंफॉर्मेशन, तो मतलब इनके पास मेमोरी होती है, तभी तो पुराना याद रख पाते हैं। लेकिन स्टैटिक वाले के पास सिर्फ प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, पास्ट का पता ही नहीं, सब भूल चुका है। तो स्टैटिक सिस्टम को हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, स्टैटिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ भी मेमोरी नहीं होती है, उसको याद नहीं रहता कि उसने पुरानी कौन सी वैल्यू थी। तो याद रखना आप लोग, क्या बोला मैंने, स्टैटिक सिस्टम्स आर, वहां पे क्या होते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम किसको बोलते हैं, तो हम लोग स्टैटिक सिस्टम को बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। अच्छा एक चीज और लिख लेना, जितने भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल टर्म होते हैं वो आपके डायनेमिक होते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी डिफरेंशियल फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें इनिशियल कंडीशन इन्वॉल्व होती है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, तो मैं लिख देता हूँ ऑल डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर टर्म्स आर आपका डायनेमिक। तो लेता हूँ यहाँ पे डी बाई डी टी और इंटीग्रेशन, दोनों ये क्या होते हैं, आपके डायनेमिक सिस्टम में होते हैं। तो किसी फंक्शन में अगर आपको इंटीग्रेशन और डायनेमिक, ये इंटीग्रेशन दिख गया, डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे वो आपका क्या है, डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, ओके। फिर एक आता है आपके पास यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, जिसको बोलता हूं मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। एक बड़ा कॉन्सेप्ट और बनता है जिसको बोलता हूं आपका क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप ये मान के चलो सिग्नल सिस्टम में ना, जो बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना, इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। भले इसमें आगे वाले टॉपिक जो फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक जी के एग्जाम में उतने क्वेश्चन नहीं बनते,
है ना। लेकिन इस टॉपिक से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट होता है आपके पास लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। देखो लीनियर सिस्टम उसको बोलते हैं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी और एडिटिविटी को फॉलो करे। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, लीनियर सिस्टम। देखो तो क्या बोला मैंने, लीनियर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि क्या करते हैं, एडिटिविटी को फॉलो करें, या फिर होमोजेनिटी को फॉलो करें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करें। है ना। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, इसको हम कैसा बोलेंगे प्रॉपरली देखिएगा, कि अगर मान लो मेरे पास, है ना, तो बताता हूँ प्रॉपरली। जैसे मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है ना। अगर मैंने इसको बोला ax1 प्लस bx2, है ना। अगर ऐसा है, ऐसा नहीं बोलूंगा यार, शुरू हो जाते हैं आप लोग, डिटेल में बताना पड़ेगा क्या। जैसे मान लीजिए, प्रॉपरली बताता हूँ मैं आपको, देखना यहाँ पे छोटे से फॉर्म में बताएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई सिस्टम है, ठीक है। आपने इसको इनपुट दिया x1, आपने इसको इनपुट दिया क्या, x1, तो आउटपुट आएगा y1। मैं लिख देता हूँ, आपने दिया x1 तो आउटपुट आएगा y1। आपने फिर इसको दोबारा इनपुट दिया कौन सा, x2, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा y2, हाँ या ना। हाँ। तो मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूं x1 प्लस x2, मतलब जो प्रीवियस इनपुट थे उनका मैं कॉम्बिनेशन इनपुट दे रहा हूं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा मान लो कितना, y3। तो अगर y3 की वैल्यू बराबर है y1 प्लस y2 के, उस सिस्टम को बोलता हूं लीनियर सिस्टम। मतलब अगर मैंने x1 इनपुट दिया तो y1 आउटपुट आया, x2 इनपुट दिया तो y2 आउटपुट आया, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आउटपुट दिया, इनपुट दिया x1 प्लस x2, आउटपुट y3 आया। और जो y3 की वैल्यू अगर इन दोनों प्रीवियस आउटपुट के सम के बराबर है, दैट मीन्स पूरा सिस्टम मेरे पास क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। और इसी को बोलता हूं मैं एडिटिविटी, और इसी को मैं बोलता हूं एडिटिविटी, और कोई नई चीज नहीं है। अब इसमें कैसे हम जानेंगे, हमारे पास कुछ इक्वेशन दी रहती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हमारा सिस्टम लीनियर है, कौन सा नॉन। इसको कैसे जज करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो अगेन यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है, उन कंक्लूजन के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को बड़े आसानी से जज कर लेते हैं। जैसे देखना आप लोग, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपरली। आप सभी लोग यहाँ पे कंक्लूजन देखिएगा, कौन कौन से कंक्लूजन हैं, उनके बेस पे आप हर एक क्वेश्चन को बता पाओगे। जैसे पहला जो कंक्लूजन है मेरे पास, वो ये है कि कभी भी अगर सिस्टम को लीनियर बनाना है, कभी भी सिस्टम को लीनियर बनाना है, तो एक चीज का ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना कि एक्स टी और वाई टी पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मतलब साइन एक्स टी का स्क्वायर, वाई टी का स्क्वायर, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। एक्स टी और वाई टी पे कोई भी फंक्शन आके ऑपरेट ना करे, ठीक है ना। एक्स टी और वाई टी पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल टर्म चल जाएगा, डिफरेंशिएशन कर सकते हो एक्स टी वाई टी का, लेकिन साइन कॉस क्यूब कुछ भी करना, कोई भी और फंक्शन लगाना, मॉड लगाना, माइनस करना, कुछ भी करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एक्स टी और वाई टी पे नो ऑपरेशन। एक मिनट, बफरिंग हो रहा है। बफरिंग हो रहा, सभी लोग बताओ जरा, एक बार कंफर्म करो। अरे यार बफरिंग तो बहुत से लोग बोल रहे हैं, आप लोग हैंड रेस कर दिया करो ना सभी लोग।
पता नहीं क्या हो गया अचानक से इंटरनेट को। मैं एक बार स्पीड चेक कर लेता हूँ। रुक जाइए राहुल, राहुल मैं बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुक जाइए। एक बार थोड़ा मैं स्पीड चेक कर लूँ। अभी ठीक है? अभी ठीक है, कंफर्म करो सभी जरा। अभी कंफर्म करिए जरा। अभी कंफर्म करिए, अभी ठीक है? अभी कंफर्म कर दीजिए, अभी प्रॉपर ठीक है? बताइए जल्दी से। आई थिंक अब तो सही चलना चाहिए। अभी कंफर्म करिए बेटा। कहाँ गए सब? नाउ क्लियर। चलो राहुल, आपका भी क्लियर है? ओके। चलो, तो लीनियर सिस्टम के लिए क्या बताया मैंने कि कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी एक्सटी और वाईटी पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। फिर से दिक्कत हो रही है क्या? अच्छा, धोखे से हो गया था क्या? ओके चलो। तो पहला जो चीज बताया मैंने कि आपका एक्सटी और वाईटी पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर नेट का दिक्कत है तो आप हैंड रेज कर देना। नो ऑपरेशन ऑन एक्सटी एंड वाईटी। एक्सटी और वाईटी पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ये लिख सकते हो कि डिफरेंशियल टर्म चल जाएगा, ओनली डिफरेंशियल टर्म अलाउड। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उससे और समझ में आ जाएगा ना। सेकेंड कंडीशन है आपके पास कि इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नो इनिशियल कंडीशन मतलब जैसे कांस्टेंट +3 +5 +sin t, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? कभी भी सिस्टम को लीनियर बनाना है तो उसमें इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने? नो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब कि कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए ना, +3 +5 ऐसा करे कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। थर्ड जो कंडीशन रहती है, कंक्लूजन रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने से हमको पता चलता है कि हमारे जो एक्सटी और वाईटी के जो कोफिशियंट है ना, क्या बोला मैंने? जो मेरे एक्सटी और वाईटी या फिर d/dt एक्सटी या फिर के जो आपका डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव टर्म्स ऑफ वाईटी, इनके जो कोफिशियंट है, इनके किसकी बात कर रहा हूं मैं? मतलब किसकी? d/dt y ऑफ t। इनके जो कोफिशियंट है वो क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं वो समझना। इनके जो कोफिशियंट है ना, प्रॉपर्ली समझना। इनके जो कोफिशियंट है ना, वो आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना? मतलब +5 मतलब इनके एक्सटी का जो 2xt 5xt हम लोग लिख सकते हैं, कांस्टेंट अलाउड है। टाइम कंपोनेंट भी साइन टी एक्सटी चलेगा, साइन टी एक्सटी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टाइम कंपोनेंट भी चलेगा। टाइम कंपोनेंट भी अलाउड है, बट आपके पास वहां पे एक्सटी वाई टी के जो कोफिशियंट होंगे वो अगेन एक्सटी वाई टी के फंक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? वो अगेन आपके
एक्स टी एंड वाई टी के कोफिशिएंट नहीं होने चाहिए, एक बोल देते हैं डेरिवेटिव कंपोनेंट नहीं होने चाहिए ना, डेरिवेटिव कंपोनेंट ऑफ एक्स टी एंड वाई टी नहीं होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब है एक्स टी वाई टी फंक्शन नहीं होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं तो आपको चीज थोड़ा सही लगेगी कि हाँ सर कुछ समझ में आया जो आपने बताया, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखना। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है, आपके पास दिया हुआ है वाई टी इक्वल्स टू 3xt+5। ये बात है, क्या होगा इसको, वाई टी इक्वल्स टू 3xt+5। देखो +5 आ गया मतलब ये आपका क्या है, इनिशियल कंडीशन है ना, तो ये सिस्टम को बना देगा नॉन लीनियर। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जितना मैं करा रहा हूं इतना कर लोगे, बहुत हो जाएगा, बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होता है कि अगर मान लो दिया गया आपके पास y ऑफ t इक्वल्स टू 6xt प्लस साइन टी, 6xt प्लस साइन टी। तो अगेन बोला मैंने साइन टी, अगेन आपके पास यहाँ पे कैसे क्या इनिशियल कंडीशन है, तो ये सिस्टम को क्या बना देगा, नॉन लीनियर, तो अगेन ये भी नॉन लीनियर बन गया। फिर एक क्वेश्चन दिया है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसा है। मैं साइड में तो हूं ना, साइड में हो जाता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। आपके पास यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन ऐसा कुछ, 2d² अपॉन dt² प्लस 6dy/dt इक्वल्स टू 5xt। ये आपका क्या है, देखो डेरिवेटिव टर्म अलाउड है बोला ना, तो डेरिवेटिव टर्म तो अलाउड है, मतलब ये वाला टर्म लीनियर है, ये वाला टर्म भी लीनियर है और ये वाला टर्म भी लीनियर, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। जो सिस्टम की इक्वेशन है वो आपकी लीनियर की इक्वेशन है। समझ में आई बात। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, देखना आप लोग। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखना सभी लोग, 2d² अपॉन dt², 2d² अपॉन dt² प्लस 3dy/dt 3dy/dt प्लस x साइन टी, प्लस x ब्रैकेट के अंदर साइन टी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, तो देखो डेरिवेटिव टर्म अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव टर्म अलाउड है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या एक्स टी पे ऑपरेशन हुआ, नहीं, यहाँ पे तो टी पे ऑपरेशन हुआ, टी पे ऑपरेशन चलेगा, है ना, टी पे ऑपरेशन चलेगा, एक्स टी पे कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो एक्स टी पे ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ये आपका हो जाएगा लीनियर। ठीक है, एक और लेता हूं मैं क्वेश्चन आपके पास। आपके पास लिखा है 5dx/dt प्लस y साइन yt इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर, क्योंकि yt पे आपने ऑपरेशन लगाया कौन सा, साइन का, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, नॉन लीनियर। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को जज करते हैं, है ना, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे
लीनियरिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़े आसानी से अपने रिजल्ट के थ्रू जज कर लेते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ, समझना आप लोग। जैसे जैसे एक दिया है मेरे पास यहाँ पे, y इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी, ए एक्स टी प्लस बी, बी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया जिसकी वजह से ये नॉन लीनियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया हुआ है y ऑफ t इक्वल्स टू टी एक्स टी, तो ये क्या होगा? तो मैंने क्या बोला कि एक्स टी का जो कोफिशिएंट है वो टाइम कंपोनेंट चलेगा, तो ये आपका होगा लीनियर। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ऐसा हो गया, आपके पास ऐसा हो गया क्या, y ऑफ t इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी इंटू डी एक्स टी अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे कि एक्स टी वाई टी इनके जो कोफिशिएंट है वो अगेन एक्स टी वाई टी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स टी का जो कोफिशिएंट है वो अगेन ये बन गया, तो ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, एक चीज और लिख लो, है ना, इन्हीं में जितना मैंने लिखा है उसी में क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, 100% गारंटी है। अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है y ऑफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी, तो अगेन एक्स का स्क्वायर कर दिया तो आपका हो जाएगा नॉन लीनियर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो y ऑफ t इक्वल्स टू, आपके पास दे दिया गया है 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी, तो ये क्या होगा? ये तो टाइम पे ऑपरेशन हो, टाइम पे कर सकते हो, एक्स टी पे तो ऑपरेशन नहीं हो, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इसको बोलोगे लीनियर। तो ये मैंने लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बताया कि कैसे आप जज करोगे कि कोई भी सिस्टम आपका लीनियर है और कौन सिस्टम आपका कोई भी नॉन लीनियर है। आई होप आपको सबको क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, ओके। तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा आज, क्योंकि निमंत्रण में खाना खाने जाना है मेरे को। तो एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है ना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है, चलो। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। देखो, ऐसे सिस्टम जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ बदल जाती है वो कहलाते हैं टाइम वेरिएंट। तो ऐसे सिस्टम जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ नहीं बदलती है वो होते हैं मेरे पास क्या? टाइम इनवेरिएंट। तो क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी अगर चेंज हुई, प्रॉपर्टी अगर सिस्टम की चेंज हुई तो वो कहलाते हैं टाइम वेरिएंट। और जिनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, प्रॉपर्टी नॉट चेंजेस, जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, समय के साथ नहीं बदलती है, वो होते हैं टाइम इनवेरिएंट। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि हमको जो रिश्ते बनाने चाहिए वो टाइम इनवेरिएंट टाइप के बनाने चाहिए कि टाइम के साथ उनकी प्रॉपर्टी ना बदले। ठीक है, तो होते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसमें कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे कि एक चीज तो आपको ध्यान में रखनी है ना, कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, कंक्लूजन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, जो कंक्लूजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे मैंने लीनियरिटी के लिए कंक्लूजन बताए थे, वैसे यहां पे भी कंक्लूजन होंगे। ठीक है ना, कंक्लूजन कौन कौन से देखना सकते? पहली चीज, पहली चीज जो है आपके पास वो ये है कि आप जो है
कि आपका कभी भी टाइम पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला कि आपका एक्स टी वाई टी पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, टाइम वेरिएंट के लिए टाइम पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो नो ऑपरेशन ऑन टाइम। नो ऑपरेशन मतलब कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगानी है आपको ऑन टाइम, टी क्यूब टी स्क्वायर कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड जो चीज है वो है आपके पास कि इनिशियल कंडीशन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल कंडीशन हो, जैसे आप लिखता कि नो इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल कंडीशन डज नॉट अफेक्ट, मतलब इनिशियल कंडीशन कैन एग्जिस्ट, मतलब इनिशियल कंडीशन आपकी यहाँ पे रह सकती है, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। फिर जो मेन चीज है ना वो समझना, वो ये है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं ना, किसके किसके, एक्स टी के, वाई टी के, या फिर डी बाई डी टी एक्स टी, या फिर डी बाई डी टी वाई टी, इनके जो कोफिशिएंट उन पे ध्यान देना है कि उनके कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते। तो इनके अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट हो सकते हैं, चलेगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना। इनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो सकते हैं, चलेंगे, कांस्टेंट दिक्कत नहीं। इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आपके डिफरेंशियल टर्म भी हो सकते हैं, मतलब कि एक्स टी वाई टी के फंक्शन हो सकते हैं, बट वो टाइम कंपोनेंट नहीं होने चाहिए, बट टाइम कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ बताइए सर, तो मैं एग्जांपल्स यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक काम करता हूं, जितनी भी मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी थी मैं इनके बारे में भी यहाँ पे बता देता हूं। मैं एक काम करता हूँ, कौन से पेन से बताऊं मैं इसको बताता हूँ ग्रीन पेन से, ठीक है ना। देखो जैसे ये वाली इक्वेशन है, y ऑफ t इक्वल्स टू 3xt प्लस 5, क्या इसमें टाइम पे कहीं पे ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ, इनिशियल कंडीशन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, और इनका एक्स टी वाई टी के जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट हो सकते हैं, डिफरेंशियल टर्म होते हैं, बट टाइम कंपोनेंट नहीं होती, ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट, है ना। ये आपका सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट, मतलब ये टाइम वेरिएंट नहीं है, ये आपका क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। कैसे लिखूं मैं इसको, ये आपका क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट। यहाँ पे टी पे साइन टी होगा तो क्या हो जाएगा, ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा। जा रहे हैं 5 मिनट से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 5 मिनट, साथ साथ में चलें, 5 मिनट बस, ठीक है। हाँ टिका बस देगी, टिका बस देना। ये हो गया आपका टाइम वेरिएंट। इसमें देखो तो इसमें कहीं पे भी डिफरेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, आपको हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट। बस ये देखना टाइम पे कहीं पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन टी हो गया तो ये हो जाएगा टाइम वेरिएंट, है ना। तो ऐसे लिखो, ये हो जाएगा टाइम वेरिएंट। ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें कहीं पे भी टाइम पे ऑपरेशन नहीं, तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट। इसमें देखा जाए तो इस पे भी टाइम पे कहीं ऑपरेशन नहीं, तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। इसमें देख तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, टाइम कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा टाइम वेरिएंट। इसमें देखो तो ये भी, इसमें टाइम पे कहीं ऑपरेशन नहीं है तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। इसमें देखो तो टाइम पे कहीं ऑपरेशन है तो टाइम इनवेरिएंट होगा ये भी। और इसमें देखो तो टी स्क्वायर हो गया तो टाइम वेरिएंट होगा, क्योंकि टाइम पे ऑपरेशन हो गया। तो बस टाइम वेरिएंट में ये देखना है कि टाइम पे ऑपरेशन हुआ, दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। एक क्लास और लगाएंगे अपन किस टाइम पे, 3 PM पे, है ना। टाइम का थोड़ा मैं कंफर्मेशन नहीं बोल सकता हूँ, मैं टाइम पे आ जाऊंगा तो 3 PM पे क्लास लगाएंगे। अगर नहीं होगी क्लास तो मैं आधे घंटे पहले ही बता दूंगा, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाए। अगर टाइम नहीं लगता तो 3 PM पे स्टार्ट कर देंगे, अगर टाइम लगता है तो मैं टाइम अपडेट कर दूं कि भाई 3 PM पे ना होगी क्लास, किस टाइम पे, 2:30 बजे के पहले पहले आपको कंफर्म कर दूँ,
अगर कंफर्म नहीं करता हूँ दैट मीन्स 3 PM पे क्लास होगी, है ना। अगर मैं कंफर्म नहीं करता हूँ दैट मीन्स 3 PM पे क्लास। गुड डे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।